फुल फॉर्म बच्चा बच्चा जानता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नापते हैं, वेट को हम केजीज में नापते हैं। ऐसे ही अगर मुझे डीएनए की लेंथ को मेजर करना है तो मैं कैसे करूंगी? अब आप पूछोगे कि मैम आपने कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो फिर आपने स्लैश लगा के बेसिस क्यों लिखा? तो फ्रेडरिक मिशर साहब ने बताया कि हमारे जो न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है। तो चलिए बेटा, अपनी अपनी कॉपीज में लगा लीजिए एक प्यारी सी हेडिंग, दैट इज डीएनए। जी हाँ, ये हमारे जीवन का सार है, ये हमारे जीवन का मूल है, जिस पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, डीएनए। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म बच्चा बच्चा जानता है। फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जी हाँ, ये तो हम जानते हैं मैम, बिल्कुल जानते होंगे बेटा। अब ये जो नाम है इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कैसे मिला और क्यों हम इसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं? तो इस पर चलते हैं एक साइंटिस्ट के पास, दैट इज फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर, जी हाँ। तो फ्रेडरिक मिशर साहब ने 1869 में, ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है मैम, ये ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है मैम? क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो फ्रेडरिक मिशर साहब ने बताया कि हमारे जो न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है और वो नेचर में एसिडिक होता है। जैसे आप जानते हैं नेचर अलग अलग तरह का होता है चीजों का, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक मटेरियल पाया जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है तो हम उसे न्यूक्लिन कह देते हैं, न्यूक्लिन। और क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में, तो न्यूक्लिन से होते होते उसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड। तो कैसे मिला ये नाम? आ जाओ लिखते हैं। तो फ्रेडरिक मिशर साहब ने बताया दैट न्यूक्लियस contains an acidic substance। न्यूक्लियस के अंदर, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए बेटा, और साथ साथ नोट्स बनाते बनाते बोल बोल कर बनाइए। जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसको साथ साथ, पहली बात तो लेक्चर को पूरा कंसंट्रेशन से आपको अटेंड करना है, इधर उधर कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन यहां पर। जो जो बात बोल रही हूं एक एक करके लाइन बाय लाइन सुनते जाओ। अगर नोट्स मेरे साथ साथ बना रहे हो तो बोल बोल कर नोट्स लिखते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, साथ साथ याद करते जाओ। जब लेक्चर एंड होगा तो चैप्टर आपका तैयार होगा। अगर आपको ये मुश्किल भी लगता है तो आसान लगेगा। बस मेरे साथ लगे रहिए कंसंट्रेशन के साथ, इधर उधर चैट वैट में इन्वॉल्व मत होना, ठीक है? आ जाओ। तो उन्होंने कहा न्यूक्लियस जो है उसमें एक एसिडिक सब्सटेंस होता है and called it as न्यूक्लिन। उन्होंने क्या कह दिया उसको? न्यूक्लिन कह दिया। क्यों भाई? क्योंकि वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। एंड बिकॉज इट इज एन एसिडिक सब्सटेंस, क्योंकि ये एक एसिडिक सब्सटेंस है, तो बाद में फिर इसको क्या कहा गया? लेटर ऑन वाज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो फिर उसको कह दिया गया न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ, तो इस तरह इसका नाम पड़ा। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एसिडिक होता है नेचर में, तो न्यूक्लिक एसिड कह देते हैं। और इसको डीऑक्सीराइबो क्यों कहते हैं वो अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक शुगर होती है जिसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जी मैम, ये बात तो हमें आई समझ में। चलिए, ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ठीक है मैम, डीएनए के बारे में ये बात तो समझ आई कि कैसे उसका नाम पड़ा। अब डीएनए का अगर हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझें तो ये आप सब जानते हैं बेटा कि डीएनए जो है ये एक पॉलीमर होता है। एक पॉलीमर होता है मैम। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको मिलकर बहुत सारी यूनिट्स बनाती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बनाती हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं।
और पॉलीमर, कैसा पॉलीमर? डीएनए जो है ये होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब मैम इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। बेटा एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना। मैं कब न्यूक्लियोसाइड बोलूंगी, कब न्यूक्लियोटाइड बोलूंगी, तो एक एक शब्द यहां इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना है, इसीलिए हम उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड या ये पॉलीमर कह देते हैं। जी मैम, बात समझ में आई। अब देख बेटा, जो नेचर है ना अपना, उसमें डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो 4 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन कौन सी फॉर्म में मैम? देखो, डीएनए ऐसा हो सकता है। अगर डीएनए ऐसा है तो ऐसे डीएनए को मैं कहती हूं सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसमें एक ही स्ट्रैंड है। मैम स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रैंड का मतलब होता है चेन। स्ट्रैंड का मतलब होता है एक चेन, और एक चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में अभी समझेंगे। व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड की पूरी चीरफाड़ करेंगे। अभी के लिए ये समझो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक चेन बनाते हैं, एक धागा जैसे समझ लो। इसे हम स्ट्रैंड कहते हैं, इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक ऐसी चेन जिसे मिलकर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं, तो ये एक स्ट्रैंड है। इट इज अ स्ट्रैंड। अगर ऐसा एक ही स्ट्रैंड है डीएनए के पास तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। लेकिन अगर डीएनए के पास ऐसे 2 स्ट्रैंड्स हैं तो भाई वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट? तो अगर डीएनए के पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, अगर ऐसी 2 चेन है तो वो डबल स्ट्रैंडेड है, एक है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। जी मैम, बात बिल्कुल समझ में आई। तो बेटा अगर ये ऐसा है, इसके पास एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये नेचर में सर्कुलर है, तो ये डीएनए कैसा हो गया? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। फिर इसके पास एक चेन ये है और एक और चेन है दूसरी इसके जैसी जो इसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये कैसा डीएनए हो गया? ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। फिर डीएनए ऐसा भी हो सकता है। ये कैसा है? सीधा का सीधा सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर। और डीएनए ऐसा भी हो सकता है, इसमें 2 चेन्स हैं। एक स्ट्रैंड तो ये है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड चेन ये है और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है, तो 2 स्ट्रैंड्स हो गए। तो ये डीएनए कैसा हुआ जी? ये हुआ डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। तो यहां से क्या बात समझ में आती है कि जो डीएनए है नेचर में वो 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड लीनियर। ये बात तो समझ में आई। अब एनसीईआरटी में एक बड़ी प्यारी सी चीज लिखी हुई है। एनसीईआरटी को हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उधेड़ेंगे। मैं कह रही हूं जो बोर्ड का बच्चा है, जिसे बोर्ड देना है अभी, अगर वो इसको अच्छे से देखेगा, बोर्ड तो उसका फूटेगा ही, नीट भी फूटेगा। तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एनसीईआरटी को डिकोड करते हुए चलेंगे। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर मुझे डीएनए की लेंथ को मेजर करना है, मुझे बताना है कि भैया इतना लंबा डीएनए प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो मैं कैसे बताऊंगी? लेंथ ऑफ डीएनए को हम कैसे मेजर करते हैं? जैसे हर एक चीज को मापने के, हर एक चीज को मेजर करने के अलग अलग यूनिट्स होते हैं। डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में नापते हैं, वेट को हम केजीज में नापते हैं। ऐसे ही अगर मुझे डीएनए की लेंथ को मेजर करना है तो मैं कैसे करूंगी? आ जाओ बताते हैं। सो हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ डीएनए? हाउ टू मेजर लेंथ ऑफ डीएनए? आ जाइए बताते हैं। अभी आपको मैंने बताया बेटा
कि जो अपना डीएनए है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनता है। अगर मैं ये काउंट कर लूं कि उस डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कितने बेसेस हैं, तो मैं ये पता लगा लूंगी कि उस डीएनए की लेंथ कितनी है। तो यानी कि अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे डीएनए की लेंथ को मेजर करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला इन फॉर्म ऑफ, पहला मैं उससे मेजर कर सकती हूं इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर नंबर ऑफ बेसिस भी हम इसको कह देते हैं। मैम ये बात थोड़ी समझाइएगा, अभी समझाती हूं, 2 सेकंड दो बेटा। दूसरा इन द फॉर्म ऑफ, दूसरा हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेस पेयर्स। तो हम दो तरीकों से डीएनए की लेंथ को माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मैम समझ नहीं आया, हमने लिख तो लिया, आपके साथ साथ नोट्स तो बना लिए, पर थोड़ा सा इसको समझाओ मैम। चल आजा समझाते हैं। देखो, अगर डीएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड है, अभी आपको मैंने समझाया कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। अगर डीएनए हमारा बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो हम जानते हैं कि उसके पास एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी। देखो जैसे इधर समझो, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके पास एक ही स्ट्रैंड है, यानी कि एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, है ना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, इस स्ट्रैंड को, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बना रहे हैं। अब अगर मैं इस पूरी चेन में, इस पूरे स्ट्रैंड में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको काउंट कर दूं, तो मैं बता दूंगी कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की लेंथ कितनी है। अब आप पूछोगे कि मैम आपने कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो फिर आपने स्लैश लगा के बेसिस क्यों लिखा? क्या बेसिस और न्यूक्लियोटाइड का मतलब एक ही होता है? आ जाओ बताती हूं। अभी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी कि हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस होता है, शुगर होती है, जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक शुगर होती है, एक बेस होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। यानी कि ये जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर एक बेस होगा, नाइट्रोजिनस बेस। या तो एडिनिन होगा, या तो प्यूरिन होगा, या तो पिरिमिडिन होगा, या तो साइटोसिन होगा, चारों में से कोई एक होगा। तो यानी कि जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उतने ही बेसिस हैं। तो यानी कि आपने अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स गिन लिए तो उतने ही बेसिस होंगे। तो इसीलिए हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लिख देते हैं या फिर नंबर ऑफ बेसिस लिख देते हैं। जी मैम, ये बात तो हमें समझ में आई। तो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो उसकी लेंथ को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स गिनकर मेजर करते हैं। जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने ही बेस होंगे, क्योंकि हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक एक बेस होता है। जी मैम क्लियर। लेकिन अगर बेटा हमारा डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, कुछ इस तरह देखना, यानी कि उसके पास दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक ये और एक ये। तो ये न्यूक्लियोटाइड एक इसके पास, ये एक इसके पास, एक इसके पास और ये एक इसके पास। ये सब अभी आपको समझ में आएगा बहुत ही डिटेल में और बहुत ही मजा आएगा। ये चैप्टर मेरा पर्सनल फेवरेट है और इस चैप्टर में ही मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो बहुत मजा आने वाला है। अभी सब कुछ तुम्हें समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो मेरे साथ और समझते रहो। ये देखिए, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है जिसे हम एक स्ट्रैंड कह रहे हैं, जिसमें खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये है जिसमें खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जी मैम, अब देख बेटा कुछ भी लगा ले, यहाँ पे ए लिख ले, टी लिख ले, यहाँ पे जी लिख ले, सी लिख ले, यहाँ पे ए लिख ले, टी लिख ले, यहाँ पे सी लिख ले और जी लिख ले। जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उनके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
यानी कि जो ये एक स्ट्रैंड है और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, इनको जोड़ने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारा फोकस है ये और ये। तो आप देख रहे हैं कि इस वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर खूब सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं और यहां भी खूब सारे। तो ये जोड़े बनाते हैं बेटा। ये देखो, ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये तीसरा जोड़ा है, और ऐसे जाने कितने जोड़े होंगे। इस एक जोड़े को, एक न्यूक्लियोटाइड इसका, एक न्यूक्लियोटाइड इसका, इस सिंगल जोड़े को मैं कहती हूं बेस पेयर। बेस पेयर, समझ रहे हो? जोड़ा बन गया। हमने इसे बेस क्यों कह दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होता है। इस एक न्यूक्लियोटाइड के पास एक बेस होगा, इस वाले न्यूक्लियोटाइड के पास एक बेस होगा। एडेनिन और थाइमिन है, तो ये वाला न्यूक्लियोटाइड और ये वाला न्यूक्लियोटाइड जोड़ा बना रहे हैं। ऐसे ही ये जोड़ा, ये पेयर, तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर ऐसे बहुत सारे बेस पेयर्स होंगे। तो अगर मुझे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की लेंथ को मेजर करना है, तो उसका सही तरीका है कि मैं उसमें ये काउंट करूं कि उसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं, कितने जोड़े हैं। एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में तो जोड़े हो ही नहीं सकते, बेस पेयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तो एक ही चेन है, एक ही स्ट्रैंड है। बेस पेयर होंगे तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में होंगे। समझ गए बेटा? तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की लेंथ या तो हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस के फॉर्म में मेजर करते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ बेस पेयर। जी मैम, समझ में आ गया। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो खूब सारे यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मुझे ये समझ में आए कि जिस तरह मैं समझा रही हूं, जो मैं कहना चाह रही हूं, वो आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो अगर आप समझ रहे हैं तो खूब सारे यस, थम्स अप, जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बहुत 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 सारे यस मिल गए हैं। इसका मतलब जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। आप भी अपना दिमाग खोलकर बैठे और हम भी मन से पढ़ा रहे, तो क्यों नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी में दे रखा है कुछ डेटा बेटा, जो इंपॉर्टेंट है, जिस पर सीधा क्वेश्चन आता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं जिनका नाम मैं आपके सामने लिख देती हूं, और ये डेटा आप मेरे साथ साथ याद करेंगे। सबसे पहला जो दे रखा है एंटिटी, वो है फाई 174। दूसरा दे रखा है लैम्डा फाज। लैम्डा फाज। तीसरा दे रखा है ई कोलाई। और फिर दे रखा है डेटा ह्यूमंस का। तो चलिए समझते हैं, आ जाइए। मैम फाई 174 कौन होता है? इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है बेटा? फाई 174, फाई 174 एक बैक्टीरियोफाज है, और लैम्डा फाज भी एक बैक्टीरियोफाज है। मैम बैक्टीरियोफाज कौन होते हैं? बैक्टीरियोफाज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। तो यानी कि फाई 174 एक वायरस है और लैम्डा फाज भी एक वायरस है। इकोलाई को बच्चा बच्चा जानता है, इकोलाई एक बैक्टीरिया है, और ह्यूमंस को तो हम जानते ही हैं, खुद को नहीं जानेंगे क्या हम ह्यूमंस? चलिए, तो ये चारों का डेटा एनसीईआरटी में गिवन है। अब डेटा बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि इन चारों का जो डीएनए है वो कैसा होता है। तो ये जो अपना फाई 174 है बेटा, इसका डीएनए ऐसा होता है, ऐसा।
जी हाँ, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर लैम्डा फाज का डीएनए ऐसा होता है, ऐसा। कैसा? डबल स्ट्रैंडेड लीनियर। ई कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया हैं सबका डीएनए ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। और हमारा डीएनए तो हम जानते ही हैं, क्या हम खुद को नहीं जानते? हमारा डीएनए ऐसा है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड लीनियर। अब एनसीईआरटी में डेटा क्या दे रखा है? अब मुझे सोच के बताओ, चैट बॉक्स में आंसर करो। एक्टिव रहना है बेटा, पूरे लेक्चर के दौरान अपने दिमाग के ढक्कन खोल के रखने हैं, एक्टिव रहना है और दिमाग चलाते रहना है और सवालों का जवाब ध्यान से समझ के देना है। तो मैं कह रही हूं कि 5174 का डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है। तो बताओ, अगर मुझे इसके डीएनए की लेंथ मेजर करनी है तो मैं बेस पेयर्स की फॉर्म में करूंगी या नंबर ऑफ बेसिस की फॉर्म में? बताओ। इसकी डीएनए लेंथ को मुझे मेजर करना है, जो कि हमारे सामने या तो नंबर ऑफ बेसिस या फिर बेस पेयर्स में हम कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। तो बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पर, नंबर ऑफ बेस पेयर्स या नंबर ऑफ बेसिस? वेरी गुड। जी हाँ, तो क्या डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में? 5386। मेरे साथ साथ याद कर लीजिए इसको, 5386। क्या? या तो आप न्यूक्लियोटाइड्स कह लीजिए या फिर आप बेसिस कह लीजिए, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें थोड़ी ना बेस पेयर होंगे बेटा। अब ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है, ये अपने लैम्डा फाज में। इसमें कितने दे रखे हैं एनसीईआरटी में? 48,502, 48502। क्या होंगे इसमें? बेस पेयर्स होंगे, क्योंकि इसका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है जी। बिल्कुल, इकोलाई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बेस पेयर्स अगेन। कितने बेस पेयर्स होंगे? 4.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 बेस पेयर्स। और हम ह्यूमंस 3.3 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 बेस पेयर्स। अब क्योंकि ये डेटा एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो हमें इसको एज इट इज याद करना है। मैम यहां से क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं? क्या हमारे साथ यहाँ पे कोई खेला खेला जा सकता है? बिल्कुल खेला जा सकता है। आपको वो कह सकता है कि जो आपका 5174 है उसमें 5386 बेस पेयर्स हैं। 5174 में 5386 बेस पेयर्स हैं, तो सीधा छूटते ही क्या बोलोगे? हक बुड़बक समझे होगा, मेंटोस खा के आए हैं, दिमाग है हमारे पास। 5386 बेस पेयर्स नहीं, बेसिस होते हैं, और जिनका भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा वहां हम बेस पेयर्स की फॉर्म में बात करेंगे। जी मैम, ये तो हमें समझ में आ गया। अब मैं यहां पर तुम्हें एक बहुत पते की बात बताने वाली हूं, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। वायरस प्रॉपरली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर सेल नहीं होता, ना ही ये एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। 5174 अपने आप ही हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। लैम्डा फाज भी अपने आप में एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। इकोलाई भी अपने आप में एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो यहां पे जो ये आपका डेटा लिखा है ना बेटा, दिस इज द जीनोम कंटेंट। दिस इज द जीनोम कंटेंट। मैम जीनोम कंटेंट क्या होता है? जीनोम कंटेंट का मतलब होता है हैप्लॉइड कंटेंट। जीनोम कंटेंट का मतलब होता है हैप्लॉइड कंटेंट। मैम हैप्लॉइड कंटेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी, सुनना ध्यान से। देखो, अगर आप, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं,
कहीं से भी निकाल लूँ, अपने गाल का सेल निकाल लूँ, हाथ का सेल निकाल लूँ, मेरी बॉडी का हर एक सेल डिप्लॉइड सेल है, क्योंकि मैं एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हूँ। और मेरे बॉडी में क्रोमोसोम्स जोड़ों में हैं, 23 जोड़े, 23 पेयर्स, यानी कि हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज हैं। जो पहला जोड़ा है उसमें दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं। हर एक क्रोमोसोम दो दो कॉपीज में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हर एक क्रोमोसोम दो दो कॉपी में एग्जिस्ट करता हो, जी हाँ, आप जानते हैं कि जो हमारा पहला जोड़ा है, फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं। सेकेंड पेयर में दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्रोमोसोम्स जोड़ों में हो, यानी कि उनकी दो दो कॉपीज हो, वो डिप्लॉइड है। लेकिन अगर मैं अपने स्पर्म, ह्यूमंस के स्पर्म की बात करूं, ह्यूमंस के ओवम की बात करूं, तो वहां 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि हर एक क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होती है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्रोमोसोम की या उसके डीएनए की केवल एक ही कॉपी होती है, वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दो दो कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम की, दैट इज अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन ये जो टेबल है बेटा, इस टेबल में जो डीएनए कंटेंट मेंशन्ड है, जो डीएनए मेंशन्ड है, वो हैप्लॉइड कंटेंट है, जीनोम है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन जीनोम की, मैम ह्यूमन जीनोम क्या होता है? हमारे 23 क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए है वो हमारा जीनोम है। मैं एक बार और बता देती हूं आपको कि हमारे बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है बेटा, कितने? 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर मैं 46 के 46 क्रोमोसोम्स को ऐसे लाइन में लगा दूं, 46 क्रोमोसोम्स को लाइन में लगा दूं, क्रोमोसोम के अंदर होता क्या है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए तो होता है बाबू मोशाय। तो 46 के 46 क्रोमोसोम को अगर मैंने लाइन में लगा दिया, तो उनके अंदर जितना भी डीएनए है, जितना भी, वो सारा का सारा डीएनए मैंने मिला दिया, तो ये मेरा डिप्लॉइड कंटेंट है। ये ह्यूमन सेल का डिप्लॉइड कंटेंट है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर हम ह्यूमन एग सेल की बात करें या ह्यूमन स्पर्म की बात करें, जो कि हैप्लॉइड सेल होते हैं, तो इनके पास हमारे एग सेल में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं और स्पर्म में भी 23। तो अगर मैं 23 के 23 क्रोमोसोम को ऐसे लाइन में लगाऊं, तो उनके अंदर जितना भी डीएनए है, जितना भी टोटल डीएनए है, उसे मैं कहती हूं जीनोम। उसे मैं कहती हूं जीनोम। जी हाँ, यानी कि हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमंस। जीनोम माने हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमंस। तो बेटा मेरे, हमारे जो हैप्लॉइड कंटेंट है, हमारे 23 क्रोमोसोम्स में जो पूरा टोटल डीएनए कंटेंट है, वो कितना है? 3.3 इंटू 10⁻⁹, यानी कि इस टेबल में जितना भी ये डेटा है, ये हैप्लॉइड कंटेंट है। एम आई क्लियर? जी मैम, वी आर क्लियर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, अगर आप क्लियर हैं तो फिर एक सवाल करके बता दीजिए जल्दी से। आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, पोल टाइप का क्वेश्चन नहीं है। मैं चाहती हूं आप चैट बॉक्स में इन्वॉल्व रहें, मेरे साथ एक्टिव रहें। चलिए जवाब दीजिए। हमारे स्किन सेल में, ह्यूमन स्किन सेल में जो डीएनए कंटेंट है वो कितना है? चलिए ऑप्शंस ही दे देते हैं आपको, आपके लिए और आसान कर देते हैं, आपको ऑप्शंस दे देते हैं। बहुत ही ध्यान से दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जवाब दीजिएगा। ऑप्शंस आप देख सकते हैं। पोल में फटाक से स्टार्ट करूंगी, फिर फटाक से उसे खत्म करूंगी।
नहीं। चलिए फटाक से जवाब दीजिए। हमारा ह्यूमन स्किन सेल है, बच्चा बच्चा जानता है, मैं हिंट दे देती हूँ, स्किन सेल हमारा डिप्लॉइड सेल होता है जी। तो अब आपको बताना है हमारे डिप्लॉइड सेल में कितना डीएनए है, फट से जवाब दे दीजिए। आप एक और हिंट दे देती हूं यहां पे, आप बेस पेयर्स को न्यूक्लियोटाइड्स में बदल सकते हैं, पर आप न्यूक्लियोटाइड को बेस पेयर्स में नहीं बदल सकते। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए ये 13.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड्स, या जिसे हम दूसरे शब्दों में बेसिस भी कह सकते हैं। तो आ जाइए देखते हैं कितने बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। तो इसका आंसर केवल 8% बच्चों ने आंसर सही दिया है। देखा, तुम्हें नहीं आता अभी। आदित्य ने ठीक आंसर दिया है, श्रेया, केवल 18 स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया। हरे राम, सोचो। तो इसका मतलब एक बात तो मुझे समझ में आई कि तुमने चैप्टर पढ़ा तो है बाबू मशाए, पर ऊपर ऊपर से हवाबाजी में पढ़ा है। क्योंकि जो बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है और जिसने वाकई में ये चैप्टर पढ़ रखा है, वो इसका जवाब बिल्कुल सही देता। तो इसका मतलब अभी आपको इस चैप्टर को सीखने की गहराई में बहुत जरूरत है। तो लगे रहिएगा आज मेरे साथ, क्योंकि आपको बहुत सारी बातें ऐसी समझ में आएंगी जो आपको शायद पहले ना आई हो। तो नहीं आता भी आपको ये चैप्टर बेटा, अभी आपको इस चैप्टर की बेसिक्स नहीं आती हैं, तो आपको ये चैप्टर, ये लेक्चर देखना पड़ेगा। चलिए, भले ही आपको लगता हो आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया ये चैप्टर, पर आज सच्चाई खुलेगी पोल में आपकी। चलिए, तो डिप्लॉइड सेल की मैं बात कर रही हूं। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना हो सकता है इस चैप्टर में, तो आपके घुटनों में थोड़ा दर्द हो सकता है, तो मम्मी से बाम ले लीजिए, अभी घुटनों पे रगड़ लीजिए, क्योंकि काफी दर्द आज आपके घुटनों में होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। तो मम्मी से बोल दीजिए, मम्मी थोड़ा सा बाम दे दीजिए, घुटनों पे रगड़ना है, क्योंकि 5-6 घंटे में बहुत दिमाग खर्च करना होगा। आ जाइए। तो आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन हैप्लॉइड सेल में, हमारे हैप्लॉइड सेल में दिमाग को बंद करके बैठोगे, इस चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा और इसी तरह का गंदा रिजल्ट आएगा पोल में। 8%, 10% बच्चे ही सही जवाब देंगे। तो हमारे हैप्लॉइड सेल में, यानी कि जो हमारे 23 क्रोमोसोम हैं, उनको मिला दूं तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स बनते हैं। तो अगर मैं डिप्लॉइड सेल की बात करूंगी, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स की बात करूंगी, तो भाई एक डिप्लॉइड सेल में कितने बेस पेयर हो जाएंगे? एक डिप्लॉइड सेल में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर हैप्लॉइड सेल में 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं, तो डिप्लॉइड सेल में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होंगे। 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर को अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड में चेंज करना है, भैया आप जानते हैं जो एक बेस पेयर है, एक बेस पेयर का मतलब क्या है? एक जोड़ा। उस जोड़े में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? एक सिंगल बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड्स या 2 बेसेस हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। एक जोड़ा, एक बेस पेयर कैसे बना? एक बेस पेयर 2 न्यूक्लियोटाइड्स या 2 बेसिस से मिलकर बना। तो एक बेस पेयर का मतलब है 2 न्यूक्लियोटाइड्स या 2 बेसिस। तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स को अगर मुझे न्यूक्लियोटाइड्स में बदलना हो, तो मैं इसे क्या कह सकती हूं? इसे इंटू 2 कर दूंगी। मैं इसे क्या कर दूंगी? 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड्स या बेसिस। तो बाबू मशाय क्या हो जाएगा आंसर? 13.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड्स। समझे छोटे? अरे समझे छोटे? जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं बेसिस। मैंने अभी यहां पे आपको हिंट भी दी कि आप जोड़े को, आप बेस पेयर को बेसिस में बदल सकते हैं, पर बेसिस को
बेस पेयर्स में नहीं बदल सकते। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स को आप पेयर्स में तो बदल नहीं सकते। लेकिन अगर किसी डीएनए में जोड़े हैं, इस तरह के जोड़े हैं, तो आप उन जोड़ों को बेसेस में बदल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक बेस पेयर है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये दो बेसेस हैं या दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। लेकिन यहां कहने का केवल एक ही तरीका है कि इसके पास इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं या इतने बेसेस हैं। लेकिन इसको कहने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम बेस पेयर्स बता दें या फिर उन बेस पेयर्स को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर दें। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में इतने बेस पेयर्स होंगे और इतने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अगर मैं ह्यूमन हैप्लॉइड सेल की बात करती हूं, जैसे कि स्पर्म और ओवम, तो वहां पर बेस पेयर्स कितने होंगे? बच्चा बच्चा जानता है, अभी बताया है 3.3 इंटू 10⁻⁹ जोड़े होंगे। लेकिन अगर मुझे इन जोड़ों को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करना है या फिर बेसिस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे कह सकती हूं? 6.6 इंटू 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड्स इंटू 2 कर दूंगी ना, इंटू 2 कर दूंगी। जी मैम, समझ में आया, बहुत बढ़िया, समझ में आया, तो आना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं और हमारे अंदर डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है। तो अगर मैं 23 क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूं, तो मेरे 23 क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए है, बेस पेयर्स की फॉर्म में वो इतना है, न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस की फॉर्म में वो इतना है, डिप्लॉइड सेल में इतना है। आई होप आई एम क्लियर? आई होप आई एम क्लियर। जी मैम। तो अभी तक हमने क्या जाना? डीएनए क्या है, उसको नाम डीएनए कैसे मिला, डीएनए की लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, और डीएनए किन किन फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है।